चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। इसका मतलब है कि कोई भी काम करेंगे तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर एनर्जी रहेगी तभी तो पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। गाड़ी रोड पे चल रही है, गाड़ी में एनर्जी रहेगी तभी तो गाड़ी चलेगी, और गाड़ी के लिए एनर्जी काम कौन करता है? पेट्रोल, डीजल, है कि नहीं। फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, तो फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। यानी कोई भी कार्य बिना एनर्जी का नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी कार्य बिना एनर्जी का नहीं हो सकता। और उसी एनर्जी को गेट करेंगे, जैसे हम डेली का काम करते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। बिना एनर्जी के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि इट इज नॉट क्वाइट द सेम इन आवर डेली यूजेज। A student sitting on a chair may feel that she done a lot of work by studying a whole chapter of the book. साइंस का कहना है कि एनर्जी का यूज कब हो रहा है, यानी कोई भी वर्क कब हो रहा है। तो साइंस कहता है कि जब तक किसी कार्य में डिस्प्लेसमेंट ना हो, साइंस कहता है कोई वर्क नहीं होगा। यानी अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से फिर यहाँ पर अगर नहीं आए, और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह का बदलना, ठीक है। तो साइंस कहता है कि अगर टाइम के साथ, किसके साथ? टाइम के साथ, यानी समय जैसे जैसे बीत रहा है उसके साथ साथ अगर किसी कार्य में बदलाव नहीं हुआ, किसी कार्य में बदलाव, कुछ चेंजेज अगर नहीं आए, तो इसका मतलब आपने कोई वर्क नहीं किया। जैसे मान लीजिए इसको हम ढकेले, दिन भर ढकेले जा रहे हैं, एकदम लगे हुए, और 10 मिनट बाद में सुस्त हो गए, अब नहीं ढकेल पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी साइंस क्या कहेगा? आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि दीवार जहां थी वही है, दीवार जहां थी वही है, उसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। तो आपने काम किया कहां? आपने काम किया कहां? कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। तो साइंस कहता है कि जब कोई वर्क कर रहे हैं, तो जब तक उसमें कोई चेंजेज ना हो, जैसे ये मार्कर है, अगर इसमें मैं वर्क कर रहा हूं, इसको तोड़ दूं, अलग अलग हो जाए, तब साइंस कहेगा हाँ कुछ हुआ है, मार्कर टूट गया। अब मार्कर जैसे का तैसे है, तो कहेगा कि मार्कर पे कोई काम हुआ है नहीं, वो तो जैसे का तैसा है। यानी आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए, वो एफर्ट आपका दिखना चाहिए, है ना। यानी आप यहाँ आई हैं, यहीं बैठी हैं, तो आपने कोई काम नहीं किया, आप 1 घंटे में थक भी जाएंगे मेरी बात सुनते सुनते, है ना। लेकिन फिर भी साइंस कहेगा आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जहां बैठी थी वही बैठी, है ना। तो साइंस के वर्क का मतलब क्या है? कि वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक वर्क डन साइंस नहीं मानता है। साइंस कहता है कि अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी जगह उसकी बदलेगी, उसका शेप बदलेगा, उसका साइज बदलेगा, उसका जगह बदलेगा। अगर नहीं बदल रहा है तो वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। Scientific meaning attached to the term work. To understand this, we have learned that a force can make a body move. कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाने की, जैसे इस बेंच को हमको खींचना है तो हमें ताकत लगाना पड़ेगा, है ना। बिना ताकत लगाए क्या हम उसे खींच पाएंगे? बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। When this happens, जब ऐसा होता है, the body get displaced from its original position, तो वो वस्तु अपना स्थान बदल देती है। जैसे इस पेपर पे मैं वर्क करूंगा, इस पेपर को मैं उठाऊंगा, उठा के यहाँ रख दूंगा, है ना। तो इस पेपर को उठाने में कुछ तो एनर्जी हमने लगाई होगी ना, हल्की सी ही लगाई होगी, लेकिन लगाई होगी। तो साइंस क्या कहता है कि कोई भी वर्क डन तब होता है जब हम उसमें अपनी एनर्जी लगाएं, और एनर्जी लगाने के साथ साथ उस वस्तु में कोई बदलाव हो, कोई चेंजेस हो, तब तो वर्क हुआ है, नहीं तो वर्क नहीं हुआ। यानी उसके ओरिजिनल पोजीशन में क्या हो? चेंजेस हो, यानी उसके ओरिजिनल पोजीशन में चेंजेस हो, है ना। Then also say that applied force has done some work on the body. तभी जाकर कोई काम
पूरा समझा जाता है कि कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्क की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी, वर्क की डेफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि वर्क इज डन बाय ए फोर्स ओनली व्हेन वर्क इज डन बाय फोर्स ओनली व्हेन, तभी होगा जब क्या हो, जब क्या हो, कोई डिस्प्लेसमेंट हो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट्स टेक प्लेस, व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस ऑन द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, यानी उस ऑब्जेक्ट में जब कोई चेंजेस हो। जैसे अगर यहाँ एक पेड़ है, ठीक है, जैसे यहाँ एक पेड़ है, अगर इसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, क्या कर रहा है बेटा, पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो बताइए क्या इस पेड़ को पुश कर पाएगा? इसका मतलब क्या होगा, वर्क नॉट डन, इसका मतलब काम नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक यहाँ पे बॉक्स है और एक व्यक्ति इसको क्या कर रहा है बेटा, पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, पुश यानी ढकेल रहा है, ढकेल रहा है, ढकेल के यहां से यहां ला दिया, कहां ला दिया, यहां ला दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन, क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन, तब वर्क डन माना जाएगा, नहीं तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को ले जाना है, जिस डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को ले जाना है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, ये नहीं कि पुश कर रहा है इधर तो आएगा इधर, ऐसा नहीं है ना। चलो, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्क डन, फिर बात करेंगे हम लोग उस फैक्टर की जो काम होने पर क्या करते हैं, काम होने को इफेक्ट पहुंचाते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। सभी बेस करती है, हाँ तो ये नहीं करेंगे तो आगे कैसे लिखेंगे, अब समझा रहे, एक बार पढ़े ना आप, फैक्टर अफेक्टिंग वर्क डन, फैक्टर अफेक्टिंग वर्क डन, करेक्ट। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो काम के होने में हेल्प करती है, काम के होने में हेल्प करती है, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको जानकर हम ये समझ जाएं कि काम हुआ है। तो पहला क्या होगा, पहला होगा बेटा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, यानी कहने का मतलब कितना फोर्स आपने लगाया उस ऑब्जेक्ट को यहां से वहां ले जाने में। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें अगर होंगी तभी वर्क डन होगा, नहीं तो वर्क डन नहीं होगा। यानी जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उससे इस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई चेंज होना चाहिए, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को लगाने से उस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई चेंज होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तभी वर्क डन माना जाएगा, नहीं तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स प्लस क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स आपने जो अप्लाई किया और उससे होने वाला डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन माना जाएगा, नहीं तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। आया समझ में? यस सर। फिर बात आती है वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, वर्क एंड एनर्जी क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं, वर्क एंड एनर्जी क्या होता है। When we come home after playing, जब आप खेल कर आते हैं, we are tired, तो हम थक जाते हैं, जब हम खेल कर आते हैं तो हम थक जाते हैं। We do not feel like doing anything, तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता।
इन अदर वर्ड्स यू कैन से आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज डिक्रीज। तो हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। जब हम खेल कूद कर आते हैं तो ऑलरेडी हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। जब हम खेल कूद कर आते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। जब एनर्जी खत्म हो गई तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। व्हेन वी टेक सम रिफ्रेशमेंट, जैसे आप जूस पी लिए, ग्लूकोज पी लिए, थोड़ा पानी पी लिए, कुछ खा लिए, तो फिर से आपके अंदर एनर्जी आ गई, फिर से आप खेलने लगेंगे, यानी फिर से आपका काम करने का मन करने लगेगा। वी फील एक्टिव एंड एनर्जेटिक अगेन। जैसे ही खा पी लेंगे फिर से एनर्जी आ जाएगी और फिर से एकदम खेलने कूदने के लिए रेडी रहेंगे, फिर से लगेंगे शोर मचाने। जैसे स्कूल में क्या होता है, जैसे धीरे धीरे लंच का टाइम आता है, बच्चे लगते हैं धीरे धीरे बोलने, है कि नहीं? और जैसे ही लंच हुआ और दबा के खाए और खाने के बाद फिर क्या होगा, फिर लगेंगे एकदम फिफ्थ पीरियड में लगेंगे चिल्लाने, लगेगा कितनी एनर्जी है आपके पीरियड, हाँ मेरे ही पीरियड में लगेंगे चिल्लाने एकदम। तो इसका मतलब क्या है, आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज इंक्रीज। तो जैसे ही कुछ खा पी लेते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता फिर से बढ़ जाती है ना। अब फिर जब काम करेंगे तो फिर से काम करने की क्षमता घट जाएगी, और फिर खा लेंगे तो काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। We consider the capacity to do work as a energy। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो गया बेटा, एनर्जी हो जाएगा कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी जब काम करने की क्षमता आपके अंदर है तो आपके अंदर एनर्जी है, और काम करने की क्षमता नहीं है तो एनर्जी नहीं है। ठीक है, और ये एनर्जी आता कहां से बेटा, तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम टेकिंग फूड, यानी खाना खाकर, टेकिंग फूड, यानी वो एनर्जी हमारे पास कहां से आती है, खाना खाने के बाद, और खाना खाने के बाद आती है एंड स्टोर इन आवर बॉडी, एंड स्टोर्ड इन आवर बॉडी, और वो एनर्जी हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और हम उसको बाद में यूज करते हैं। और दिस एनर्जी हेल्प अस, और यही एनर्जी, दिस एनर्जी हेल्प अस, यही एनर्जी हमें हेल्प करती है किसमें, टू डू वर्क, और यही एनर्जी फिर हमको काम करने में मदद करती है। तो क्या हो गया एनर्जी का, वी गेट एनर्जी फ्रॉम टेकिंग फूड एंड स्टोर्ड इन आवर बॉडी, दिस एनर्जी हेल्प अस टू डू वर्क, और यही एनर्जी बाद हमको काम करने में मदद करती है। ठीक है, आया समझ में? तो कोई भी चीज अगर पावरफुल है, जैसे घड़ी कैसे चलती है, एनर्जी से ही चलती है, उसमें बैटरी लगाते हैं, तो बताइए बैटरी खत्म होती है कि नहीं खत्म होती है, होती है। इसका मतलब क्या, उस बैटरी की एनर्जी खत्म हो गई, वो यूज हो गया। अब अगर रिचार्जेबल है तो फिर से चार्ज कर देंगे, और रिचार्जेबल नहीं है तो फिर नई खरीद के ले आएंगे। हर एक चीज, गाड़ी में पेट्रोल डलाया, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल खत्म, फिर से चार्ज करना पड़ेगा, फिर से आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। आप हो गए, आप दिन भर काम करेंगे, फिर से भोजन, तो खाना खाते ही क्यों? अगर इंसान एक बार खा ले जीवन भर काम करे, है ना, ऐसी कोई एनर्जी ही नहीं है जो एक बार लेने के बाद जीवन भर वर्क करे, है ना, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। तो जब जब हमें काम करना, क्यों, क्योंकि जानते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी एनर्जी लेने की भी क्षमता लिमिट में है ना। आप एक साल का खाना एक बार में नहीं खा सकते, तो एक साल का काम भी एक बार में नहीं कर सकते, है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते जाते हैं। जैसे पढ़ाई की बात कर लें, क्या जितना 10, 12 आपको पढ़ना है, ग्रेजुएशन करना, सब एक ही साल में पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं और एग्जाम पास करते जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे काम पूरा हो जाएगा। जैसे मकान बनाना हो, एक ही दिन में बन जाएगा, नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। लोग खाएंगे फिर काम करेंगे, खाएंगे फिर काम करेंगे, खाएंगे फिर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है, ना अनलिमिटेड एनर्जी है, ना अनलिमिटेड काम एक बार में हो सकता है। आया समझ में? चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। किसकी बात करेंगे?
फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की एनर्जी जो होती है वो कितने तरह की होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें, नोट्स इसका आप लोगों को ग्रुप में जाएगा। ठीक है, यस समझ गए ना? यस ग्रुप में जाएगा, नोट्स आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िए और सुनिए। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये जो एनर्जी होती है कितने फॉर्म की होती है? तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है हीट एनर्जी। सेकंड क्या है? हीट एनर्जी। और थर्ड क्या है? थर्ड है आपका पास केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद है फोर्थ लाइट एनर्जी। फिर क्या है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी। फिर क्या है बेटा? साउंड एनर्जी। सोलर एनर्जी। साउंड एनर्जी। और लाइट एनर्जी में ही सोलर एनर्जी आता है बेटा, इसी को सोलर एनर्जी भी कहते हैं, है ना? लाइट एनर्जी को ही सोलर एनर्जी कहते हैं। फिर आता है बेटा 6 इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 6 क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा समझ में? चलिए एक एक को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी कहां से आती है? मैकेनिकल एनर्जी कहां से आती है? चलिए समझिए कि इफ वी लेट अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, जब छत पे आप खड़े हो तो वहां से एक पत्थर क्या करते हैं? हाथ में लेते हैं, नीचे देख के फेंकना है ना, ये नहीं किसी के सर पे गिर जाए, नहीं तो दूसरी एनर्जी उसके सर से निकलने लगेगी। ठीक है, तो इफ वी लेट अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन अ सर्टेन अर्थन पॉट, जब आप किसी मान लीजिए मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है और आप ऊपर से पत्थर उसके ऊपर फेंकेंगे तो घड़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना? What is likely to happen? The pot is likely to break. तो पॉट पे अगर गिरेगा तो पॉट टूट जाएगा और किसी के सर पे गिरेगा तो उसका सर टूट जाएगा, है ना? Similarly, when we raise a hammer to the height, जैसे आप हथौड़ा चलाते हैं तो पहले हथौड़े को उठाते हैं, पहले हथौड़े को उठाते हैं to height of our shoulder, ऊपर उठाते हैं, and hit it on a plastic sheet या किसी भी चीज पे, पत्थर तोड़ना है तो तोड़ना, पहले उठाते हैं। तो पहले उठाते हैं तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी भरते हैं। उठाना मतलब मैकेनिकल एनर्जी भरना, आपको पटक देना, ता टूट गया, है ना? हाँ, तो ये जो एनर्जी है बेटा, जो आप अपने मसल से लगा रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी है, जो आप मसल से लगा रहे हैं मस्कुलर एनर्जी है। लेकिन जैसे रबर हो गया, रबर वो गुलेल वाला, वो तीर धनुष वाला मान लीजिए, तीर धनुष वाला हो गया, पहले खींचते हैं ऐसे ना, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फिर छोड़ देते हैं, तीर जाती है दूर तक, ऐसे घुस जाएगी, आंख निकाल लेगी, है ना? तो कौन सी एनर्जी होगी बेटा? मैकेनिकल एनर्जी, है ना? चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी जानते हैं? पहले घड़ी आती थी, हाथ में लगती थी, वॉच, पहले उसमें चाबी भरा जाता था, बैटरी वाली पहले नहीं आती थी। हाँ, उसमें मिरर दिया जाता था, बस उसको घुमा घुमा के चाबी भरते थे, है ना? जब भर देते थे कुछ देर, वो 24 घंटे तक चलती थी, फिर भरना पड़ता था। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भरना पड़ता था। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी भरना पड़ता था, तब जाकर वो काम करती थी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी हो गई? जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, एक तरह से उसके अंदर एनर्जी भरने का काम करते हैं। जैसे डंडे को उठाना, जैसे डंडे को उठाना मैकेनिकल एनर्जी, हथौड़े को उठाना मैकेनिकल एनर्जी, इस बेंच को उठाकर ले जाना मैकेनिकल एनर्जी। हालांकि इसको उठाने में आप मसल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आ रही है ना? तो जिस चीज को आप उठा रहे हैं, ढकेल रहे हैं, उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा समझने? तो कौन कौन सा एग्जांपल हो गया मैकेनिकल एनर्जी का? हैमर उठाना, तीर धनुष, गुलेल, गुलेल जानते हैं ना, गुलेल हो गया, ये सब हो गया। पत्थर फेंकना, जब बहुत दूर पत्थर फेंकना तो ऐसे फेंकते हैं कि पीछे लाके तब फेंकते हैं, पीछे लाके तब फेंकते हैं, पीछे लाने में मैकेनिकल एनर्जी भरते हैं उसमें, अब फिर इधर झटके से फेंक देते हैं, तो ये भी मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरे देखिए क्या है बेटा? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या होता है? जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे घर में देखिए कुकर पे खाना बनता है, कढ़ाई में पकौड़े बनते हैं,
है ना। तो ये सब क्या है बेटा, हीट एनर्जी है। लकड़ी को गर्म करना, आयरन को गर्म करना, प्रेस को, हीट एनर्जी आई तभी तो कपड़ा प्रेस होता है। ठंडी में रूम हीटर चलाना, हीट एनर्जी ही लेना। रूम हीटर चलाना ठंडी में क्या है, वो भी हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी मतलब जब किसी चीज को हीट करेंगे तब हीट एनर्जी आएगी, ठीक है। तो जब किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे दो एनर्जी निकलती है। जब किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे दो एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। यानी जलता है तो प्रकाश भी होता है और गर्म भी लगता है, तो हीट और लाइट दोनों एनर्जी उससे निकलता है। फिर बात आती है केमिकल एनर्जी। क्या होता है बेटा, जब किसी केमिकल को जलाते हैं, कह सकते हैं कि द मटेरियल यूज्ड टू मैचस्टिक प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन स्ट्राइक अगेंस्ट द मैच बॉक्स। जो माचिस होती, माचिस की तीली जब उसके बॉक्स से रगड़ते हैं तब वो बर्न होता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि माचिस की तीली अगर आप अपने हाथ पे रगड़ेंगे तो बर्न होगा नहीं होगा। माचिस के डिब्बे पर ही रगड़ने से बर्न हो रहा है, वो भी चारों साइड रख देंगे तो बर्न होगा। चारों साइड अगर उसको रब करेंगे तो बर्न होगा नहीं। जहां पे वो फास्फोरस है लाल कलर का, वहीं पे बर्न होगा, है ना। तो कौन सी एनर्जी हो गई बेटा, केमिकल एनर्जी हो गई। कौन सी एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल होता है। बैटरी सेल जो होता है, सेल जो घड़ी में आप लगाते हैं, उसमें भी कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। क्योंकि वो रिचार्जेबल, कुछ रिचार्जेबल भी आती है, कुछ नॉन रिचार्जेबल आती है। तो जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं वो भी केमिकल एनर्जी होती है। जैसे घर में आपके इन्वर्टर होगा, है ना, सबके घर में इन्वर्टर, वो भी क्या है, उस इन्वर्टर के अंदर क्या है, केमिकल भरा है। क्या भरा है, केमिकल। तो उसमें भी जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, हाँ, जितनी भी बैटरी है बेटा वो सब केमिकल एनर्जी है ना, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी सिर्फ वहां नहीं होता, आपकी बॉडी में भी केमिकल एनर्जी बनता है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तब एनर्जी बनती है आपके शरीर में, है ना। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ध्यान से सुनिए, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तब हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। यानी वो भी क्या है, केमिकल एनर्जी। वो भी क्या है, केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है बेटा, लाइट एनर्जी जो सन से हमें मिल रही है। सन का प्रकाश आता है, प्रकाश से, उसी को लाइट कहते हैं, लाइट को एनर्जी कहते हैं। और उसी लाइट एनर्जी से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। उसी लाइट एनर्जी से हम कपड़े सुखाते हैं। उसी लाइट से हीट भी आता है ना, लाइट जहां वहां हीट भी है। जहां लाइट एनर्जी वहां हीट एनर्जी जरूर रहेगा, है ना। तो उसी लाइट से देखिए प्लांट अपना फूड भी प्रिपेयर करता है। उसी लाइट का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, सोलर पैनल लगा के। क्या लगा के, सोलर पैनल लगा के। तो और लाइट एनर्जी की जरूरत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो ये लाइट की वजह से ही इतना रोशनी है रूम में, जिसकी हेल्प से हम पढ़ पा रहे हैं। तो लाइट एनर्जी हमारे लिए भी जरूरी है और प्लांट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि प्लांट लाइट से ही अपना फूड प्रिपेयर करता है। फिर बात आती है साउंड एनर्जी। हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं, क्या है, साउंड एनर्जी है। हमारी बॉडी क्या कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और साउंड को प्रोड्यूस करने में एनर्जी लग रही है। तो ये साउंड भी क्या है, एनर्जी है। तो ये हो गया साउंड एनर्जी। जैसे गाना बजाना, खुद बोलना, गाना गाना, डमरू बजाना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, वायलिन बजाना, है ना, ये सब क्या है बेटा, साउंड एनर्जी है। क्या है, हाँ, सब ये साउंड एनर्जी। जब हम इसको पीटते हैं तब आवाज आती है, उसे साउंड एनर्जी कहते हैं। फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे देखिए लाइट जल रही है, फैन चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा, है ना, मोबाइल भी चल रहा है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। किसकी एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना लाइट जल सकती है, ना फैन चल सकता है, ना एसी चल सकती है। तो इसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। आया समझ में, ठीक है। इस तरह से चैप्टर आपका हो गया फिनिश, ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ एनर्जी हो गया। वर्क क्या होता है हमने बता दिया, वर्क इज अ डिस्प्लेसमेंट। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क डन नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, वर्क होने के लिए दो चीजें चाहिए, एनर्जी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए, यानी फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हम यहाँ खड़े हैं, कोई हमको नहीं ढकेलेगा तो हम नहीं गिरेंगे, इसका मतलब वर्क नहीं हुआ। दिन भर खड़े रहेंगे, थक जाएंगे, तब भी साइंस यही कहेगा कि कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है उसको आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है।